वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है टाटा कैपिटल की। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है और उन लोगों को नहीं पता है कि टाटा कैपिटल का आईपीओ कब लॉन्च हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि टाटा कैपिटल का आईपीओ मिड 2025 तक लॉन्च हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम के एक रिपोर्ट के हिसाब से टाटा ग्रुप ने इस आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी है और कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को प्रोसेस स्टार्ट करने की अप्रूवल दे दी है। आईपीओ का साइज जो है वो $2 बिलियन तक का हो सकता है और आरबीआई के रूल के हिसाब से टाटा कैपिटल को सितंबर 2025 तक अपने शेयर्स लिस्ट करने जरूरी हैं, क्योंकि टाटा कैपिटल एक अपर लेयर एनबीएफसी है और टाटा सन्स के पास टाटा कैपिटल का 93% स्टेक है। टाटा टेक्नोलॉजीज के बाद ये टाटा ग्रुप का दूसरा आईपीओ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टाटा कैपिटल का डीआरएचपी अभी फाइल नहीं हुआ है। तो क्या आप टाटा कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे अगर इनका आईपीओ आता है? तो वैसे मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा है, वरना मैं इनकी डीआरएचपी पढ़ करके ही ये डिसीजन लूंगा कि टाटा कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली न्यूज़ आपको बहुत डरा सकती है, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपके दिल की धड़कन बहुत तेज होने वाली है। गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट को FY26 तक 4.5% तक ले जाने का टारगेट रखा है, यानी कि इसको और कम करने का टारगेट गवर्नमेंट कर रही है। तो अब ये डराने वाली चीज क्यों है, अभी आपको समझाता हूं जब आप फिजिकल डेफिसिट समझ जाओगे। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है जब गवर्नमेंट का टोटल खर्चा यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर उसके टोटल इनकम से ज्यादा होता है। अगर मैं इसको और आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू सोर्सेज जैसे कि टैक्स या नॉन टैक्स से जितना इनकम कमा रही है उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है और इस डिफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। अगर आपको मैं फाइनेंस की तरह समझाऊं तो आप मान लो कोई कंपनी है, उसको अपने ऑपरेशंस रन करने हैं। अब क्या है कि उसके एक्सपेंस बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो वो लॉस में जाती है और उस लॉस के लिए कंपनी को लोन लेना पड़ता है ताकि उसके ऑपरेशंस चलते रहें। तो ये भी आप इसको फिजिकल डेफिसिट की तरह कंपेयर करो। तो ये आपके लिए डरने की बात क्यों है उसको आप ध्यान से समझो। अब गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट कम कर रही है तो सिर्फ दो तरीके से कम कर सकती है गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे तो फिर फिजिकल डेफिसिट कम हो सकता है, या तो गवर्नमेंट अपने इनकम बहुत ज्यादा बढ़ाए। अब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बिना चीजें ऐसे ही रुक जाएंगी, कंट्री डेवलप नहीं करेगा। और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा बुलिश भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तो अपनी स्पेंडिंग, और सबसे बड़ी बात है बहुत सारे फ्रीबीज बांटे गए हैं और ये फ्रीबीज की शुरुआत हुई थी अरविंद केजरीवाल जी से, यानी आम आदमी पार्टी से। फिर उसके बाद बीजेपी और अलग अलग पार्टीज को भी फ्रीबीज बांटने पड़ रहे हैं। जैसे अगर आप देखो तो जोमेटो अगर कोई ऑफर ला रहा है तो स्विगी को भी मजबूरन अपने प्राइजेस कम करने पड़ेंगे अगर जोमेटो ने अपने प्राइजेस कम करे। तो अब ये फ्रीबीज की वजह से गवर्नमेंट तो अपना एक्सपेंडिचर कम नहीं कर सकती है। अब गवर्नमेंट के पास बचा सिर्फ और सिर्फ एक चारा कि गवर्नमेंट अपने इनकम को बढ़ाए। इनकम बढ़ा सकती है गवर्नमेंट या तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करवा करके बिजनेसेस से, या तो टैक्स बढ़ा करके। और आपको इसकी झलक अभी से दिख रही होगी, टैक्स गवर्नमेंट कैसे बढ़ा रही है। पॉपकॉर्न ले लीजिए या फिर ये जो जीएसटी लगा है सेकेंड हैंड कार सेल करने पे, तो ये सिर्फ एक छोटी छोटी झलक है। अभी आप देखो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाएगी गवर्नमेंट। बट व्हेन द डिस्कशंस हैपेंड, इट इज ऑन दैट मार्जिन, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. और अगर वो टैक्स नहीं बढ़ाती है तो आप ऐसा समझ लो कि जो नंबर्स दिए गए हैं फिजिकल डेफिसिट कम करने का, वो अचीव नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। अगली बिजनेस न्यूज बहुत ही कमाल की है और ये आपको 10 फोल्ड तक का प्रॉफिट दे सकती है अगर आपने सही स्टॉक्स सेलेक्ट कर लिए इस इंफॉर्मेशन के बेस पे। बेसिकली अगर मैं 2023 और 2024 का डेटा बताऊं तो जो हमारा यूएस के साथ ट्रेड था, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी होता था, तो हम ट्रेड सरप्लस में थे। वो भी कितने के? $35.3 बिलियन। ट्रेड सरप्लस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेड सरप्लस मतलब कि जैसे इंडिया है और यूएस है, ठीक है, तो इंडिया ने लेट सपोज $100 का एक्सपोर्ट किया, यहाँ से सामान बेचा यूएस में। और बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसमैन होंगे जो यूएस से सामान इंपोर्ट भी तो करते होंगे।
तो लेट सपोज किसी ने $20 इंपोर्ट किया और यहाँ से $100 का एक्सपोर्ट हुआ, तो नेट मार्जिन हुआ $80 का, तो ये सरप्लस है। तो नेट प्रॉफिट आप कह सकते हो किसी देश का अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का करो। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट बहुत कम किया। तो 2023 और 24 में ये जो हमारा इंडिया का टोटल प्रॉफिट था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का माइनस करके, वो था $35.3 बिलियन। तो अब ये न्यूज़ कैसे और आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है वो मैं समझाता हूँ। बेसिकली अभी डोनाल्ड ट्रंप जब से जीत के आए हैं, उन्होंने टैरिफ हाइक प्लान्स लाया हुआ है। टैरिफ हाइक प्लान्स मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। अभी क्या था कि यूएस बहुत सारी चीज़ें चाइना, मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट करता था, बट डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ हाइक प्लान मेनली चाइना, कनाडा और मैक्सिको के गुड्स पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का है। ट्रंप ने अनाउंस किया था कि चाइना के प्रोडक्ट्स पर 10% और कनाडा के साथ मैक्सिको के प्रोडक्ट्स पर 25% तक की ड्यूटीज बढ़ेगी। तो अब जब ये इनके ऊपर ड्यूटीज बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि अब एक्सपोर्ट और हो सकता है इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया के ऊपर कोई भी हाइक्स नहीं है। और वहीं पे अगर आप इंडिया का प्लान देखो तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने 5 की सेक्टर्स में अपना फोकस बढ़ाया है ताकि इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से फायदा उठाया जा सके। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, अपीरियल, केमिकल और लेदर। मुझे बेसिकली केमिकल सेक्टर से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। मेरी भी कुछ इन्वेस्टमेंट केमिकल सेक्टर के शेयर्स में है। देखते हैं अगर ये चीज़ बहुत अच्छे से रोल आउट हो जाती है, और मुझे उम्मीद है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखो डोनाल्ड ट्रंप की और चाइना के साथ, तो यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर काफ़ी लंबा पहले से चला आ रहा है, और आई होप इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंडियन एक्सपोर्ट बिजनेसेस को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेट्स सी क्या होता है। आपकी राय क्या है वैसे? आप मुझे बताओ, क्या लगता है आपको, इससे इंडिया को फायदा होगा या फिर फायदा नहीं होगा? कमेंट में आप जरूर बताओ ये मुझे। अगली न्यूज़ है सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी का एक पुराना मैटर था जो कि अब शॉर्ट आउट हो चुका है। एक्चुअली क्या हुआ कि सुज़लोन एनर्जी को ईडी हैदराबाद ने FY17 की शिपमेंट्स के एक्सपोर्ट प्रोसीड्स डिले होने पर 20 लाख का फाइन लगाया है। हालांकि 20 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो ये कोई नेगेटिव न्यूज या फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टेड हो सुज़लोन एनर्जी में तो फिर आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली न्यूज है होंडा और निसान की। होंडा और निसान ने $6.4 बिलियन के मर्जर की बात शुरू की है, जो उन्हें दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटो ग्रुप बना सकता है। ये मर्जर ईवी टेक्नोलॉजी, R&D और कॉस्ट सेविंग के लिए प्लान किया गया है, क्योंकि दोनों कंपनीज जो है ना वो ईवी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और चाइना का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उनके सामने ये लोग बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। अगर मैं होंडा का बताऊं आपको तो होंडा हाइब्रिड कार्स में तो काफ़ी स्ट्रांग है और उनकी पकड़ यूएस मार्केट में भी काफ़ी अच्छी है और उनके डिमांड भी बढ़ रहे हैं। जबकि अगर निसान का बात करो आप तो उनका जो मॉडल है ईवी एरिया, तो उनके प्रोडक्शन इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और वो प्रोडक्शन इश्यूज फेस कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका जो ग्रोथ है ना वो काफ़ी स्लो सा चल रहा है। तो अगर ये मर्जर सक्सेसफुल होता है तो 2030 तक हो सकता है कि ये कंपनीज काफ़ी अलग तरह से निकल करके सामने आए। देखते हैं क्या होता है वैसे। बट एक चीज़ पूछूं मैं आपसे, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। होंडा ने इंडिया में भी किसी के साथ पार्टनरशिप की थी काफी समय पहले, आप उसका नाम बता सकते हो मुझे? देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। और हाँ, आपको गूगल नहीं करना है, ओके। अगली न्यूज है इस साल की सबसे बड़ी आईपीओस की, जिनका आप सभी को इंतजार है। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। पहला जो है वो LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ, और ये 15,237 करोड़ कलेक्ट करना चाहते हैं मार्केट से। ये 2025 में लॉन्च हो जाएंगे। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, इनका जो आईपीओ है वो है 9,950 करोड़ का और 2025 में ये भी लॉन्च हो जाएगा। NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये 3,000 करोड़ रेस करना चाहते हैं अर्ली 2025 में। जेप्टो, ये $1 बिलियन का आईपीओ लाने वाले हैं। अगर मैं इंडियन रुपीज में बताऊं तो 8,300 करोड़ के आसपास का, ये भी 2025 में आएगा। फ्लिपकार्ट आईपीओ की बात करूं तो इन्होंने अभी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इनको आने में काफी लेट हो सकता है। ये लेट 2025 में या फिर 2026 के शुरुआत में आ सकते हैं। और ऐसा क्यों, ये आप ऊपर कार्ड में देख सकते हो, हमने न्यूज कवर करी हुई है फ्लिपकार्ट आईपीओ की।
छठवां जो है वो है एथर एनर्जी का। एथर एनर्जी 4,500 करोड़ रुपया रेस करना चाहती है। सातवां है जेएसडब्ल्यू सीमेंट, 4,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है इनका। हमने जेएसडब्ल्यू पे बहुत अच्छी न्यूज कवर करी थी कुछ दिनों पहले, आप ऊपर कार्ड पे देख सकते हो, जरूर देखना। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन्होंने भी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, टाटा कैपिटल का भी आने वाला है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने भी कुछ टाइम पहले लाया था अपना आईपीओ, बट ये 2025 में आने वाले हैं, यानी कि जस्ट थोड़ा सा ही टाइम बचा है 2025 आने में। एनवेज फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका जो आईपीओ वो 3,500 करोड़ का है। हीरो फिनकॉर्प 3,600 करोड़। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 12,500 करोड़। और सबसे आप सबका फेवरेट, सबसे अच्छा और सबसे मतलब लोग तो इसका मतलब बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, पिछले 4 सालों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, वो है रिलायंस जियो। रिलायंस कितना लाना चाहता है, कितना अमाउंट कलेक्ट करना चाहता है? $100 बिलियन। अगर मैं इसको आईएनआर में बताऊं तो 8,30,000 करोड़, वो भी 2025 में या फिर थोड़ा सा आगे। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन्होंने भी अभी अपना डिस्क्लोज नहीं किया है कितना ये रेस करना चाहते हैं, और ये भी 2025 के आसपास ही रेस करेंगे। आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी हमारी बिजनेस न्यूज, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, तभी आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, वरना आप अपडेट्स मिस कर सकते हैं।